नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। सोल्यूशन का देखिए हम पूरा रीडिंग करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनते हैं उसको हाईलाइट कर देंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे देखिए भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ा और इसका इतिहास क्या है। ऐसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। कई बार यह पूछा जा सकता है कि हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम किसने दिया, तो यह हो जाएगा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, और इंडिया किसने दिया तो यूनानियों ने दिया। बस दो यहाँ याद रखना है आपको। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यह सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। अब देखिए भारतीय इतिहास के स्रोत जो हमें जानकारी मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है। तो पहला देखिए धर्म ग्रंथ, जो हमारे पास धर्म ग्रंथ अभी उपस्थित है एक तो उनसे। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों का विवरण। चौथा पुरातत्व संबंधी मतलब जैसे जो शिलालेख है। अब धर्म ग्रंथ से देखिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। इसका देता है कि पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। ये कौन देता है? वेद देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। अब ऋग्वेद से जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। वालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित और उसमें ऋचाएं कितनी है? तो 10,462। और ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, होत्री किसे कहा जाता था? तो जो ऋचाएं पढ़ते थे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का या सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। या अब कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सावित्री या गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। और 9वें मंडल में क्या है? देवता को का वर्णन। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। कई बार प्रश्न आएगा खिल किसको कहा जाता है? तो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं। चातुर्ष वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा किसमें कहा गया है? 10वें मंडल में। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बाद में जोड़ा गया है। यह कब जोड़ा गया है? बाद में। क्योंकि चातुर्थ वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद में की ही नहीं गई है। इस टॉपिक को बाद में जोड़ा गया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। अब देखिए, वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद इंद्र के 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसमें ऋग्वेद में इंद्र के बारे में कितने हैं? 250, और अग्नि के बारे में 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान। कौन सा ब्राह्मण का? सतपथ। अब देखो, तो ऋग्वेद का हो गया। तो ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट बस यही बात देखना है आपको। सावित्री का वर्ण तीसरे मंडल में। जो ऋचाओं को पढ़ते थे होत्री कहे जाते थे। इसमें कुल कितने में 10 मंडल है, जो कि आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है। और इसमें कुल 1028 सूक्त है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। यही आपको, जैसे खिल किसको कहा जाता है? तो जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं। तो ये मेन है। ये कम से कम इतना आपको जरूरी याद होना चाहिए। अब देखिए, यजुर्वेद में स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय पद पालन के लिए नियमों का संकलन अभिवेद कहलाता है।
मतलब सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय पालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को आध्यायु अधार्यो कहते हैं। क्या कहते हैं? अधार्यो। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। कई बार यही पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद किसमें है? यह गद्य और पद्य दोनों में, इतना ध्यान रखना है। साम वेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान, मतलब गाना बजाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्रात्री कहे जाते थे। उद्रात्री, ये ध्यान रखिएगा कि होत्री कौन कहा जाता है, उद्रात्री कौन कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद में देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल, अभी अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अब देखिए, एक निगेटिव पॉइंट है कि अथर्ववेद किसकी निंदा करता है? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यह निगेटिव पॉइंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब यह जादू टोना अंधविश्वास आदि से भरा पड़ा है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रधान सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। कई बार यही बोला जाता है कि जादू टोने का वर्णन किसमें है? यह अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा हुआ है? अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद में परीक्षित कि कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और शम्ति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा, इधर इंपॉर्टेंट है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी एक जो है निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। आज की दृष्टि से यह बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे स्त्री की सर्वाधिक, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है। इसमें मैत्रेयनी संहिता प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा गया है प्रश्न कि स्त्री की सबसे बुरी हालत किसमें थी, तो यह मैत्रेय संहिता में बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। देखिए यहाँ पे स्त्री को महत्व दिया गया है, इसमें सतपथ ब्राह्मण में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह सोमकाल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कथा में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों का वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। दोस्तों, इसको एक बार तो बस आप सुन लेना है, ये काफी चीजें ध्यान हो जाएंगी। जो इसमें हाईलाइटेड है केवल उसी पर आपको फोकस करना है, सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हीं का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में व्यक्त है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, या कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई है। कौन? राजतरंगिणी, इसको याद कर लीजिएगा, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। तो अरबी की सिंध विजय का यात्रा किसके वर्णन है? यह चचनामा में। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, बहुत प्रसिद्ध बुक है, और इसको आप सब जरूर याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। देखिएगा, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये देखिए अब तक की बुक थी, जिससे हमारे इतिहास के पता चलता है। अब देखिए विदेशियों के माध्यम से क्या क्या हमें जानकारी मिली। तो यूनानी और रोमन लेखक देख लीजिए, टेसियस, ये टेसियस है, ईरान का राजवैद्य था। भारत में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो एक देखिए कौन है? टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। कई बार पूछा जा सकता है कि कौन था, तो लेखक और राजवैद्य दोनों था। इसके बाद देखो हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया 5वीं शताब्दी से पूर्व भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किसका? हेरोडोटस का। फिर देखिए सिकंदर के साथ आने वाले निर्याकस, आने सिक्रटस और आस्टिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ देखिए जो आए थे, इनको थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक देख लीजिएगा। फिर आता है मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस डिक्टेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। अपनी पुस्तक इंडिका को मौर्य युग समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। किसे लिखा था? मेगास्थनीज ने। इसकी प्रसिद्ध बुक है इंडिका, इतना याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। आंतियोकस किसमें आया था? यह बिंदुसार के दरबार में आया था। और डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकोस, अच्छा इसका राजदूत था। किसका राजदूत था ये? आंतियोकस का। अब देखिए डायोडिसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसे लिखा था टालमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखिए 9th में हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रेयन, इंपॉर्टेंट बुक है, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा है। अब देखो आपका हुआ चीनी लेखक, इसमें देखिए इसका कोड है फांसी हुई, एक फाहियान, संगुइन, हेनसांग और एक इत्सिन। ये आए थे 4, कहाँ से? चीन से। तो देखो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। नेक्स्ट है सयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्मों की प्राप्तियां एकत्रित की। अब ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन से याद कर लीजिएगा। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा में सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों एकत्र कर ले जाने के लिए आया। इसका भ्रमण वृत्तांत शी युकी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? शी युकी। जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा
शुद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। सूर्य और शिव का भी। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आप ध्यान रखें, कई बार पूछा जा चुका है कि जब ह्वेनसांग वहां पे अध्ययन कर रहा था तो उसके कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के तहसील भद्र थे। कई बार ये आया हुआ है। और यह किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन। कितना जरूर आप याद रखना। अब इत सिंह का देखिए, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन दिया। अब इसके बाद देखिए चीनी के बाद कौन आते हैं? अरबी। अरबी लेखकों में देखिए अलबर्नी, इब्न बतूता, दोनों काफी फेमस हैं। तो अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, मतलब इसका मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, बुद्ध कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। तो आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसने कि सारी चीजों पे, भारतवर्ष में क्या क्या परंपराएं थी सभी पे मतलब इसने वर्णन किया है। इस बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज। ये सभी चीजें किसने, किसकी बुक है? यह अलबर्नी। और किसके समय में आया था? महमूद गजनवी। ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए जो यात्री आता है वह इब्न बतूता। कौन है यह? इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत को रिहला क्या कहा गया है? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। तो याद रखिएगा कि किस सुल्तान ने उसको दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था या काजी? यह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए अलबर्नी और इब्न बतूता के अलावा जो अन्य लेखक और है, एक तारानाथ है। कौन है? तारानाथ। यह तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तो याद रखिएगा कि कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तारानाथ ने। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। कौन? मार्को पोलो। अब देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब ये तो थे लेखक, पुराण। अब आ गया कि क्या क्या आपकी पुरातत्व चीजों से मिले हैं। तो देखिए 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बोगाज कोई मतलब एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखिएगा कि होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा में मतलब गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौरा अभिलेख है, जो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको भी आप सब याद रखिएगा। इस अभिलेख में संकट में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कौन सा भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख। क्या है? एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य याद रखिएगा एरण अभिलेख। और स्वयं शासक कौन था? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा अधिकार उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है। यही कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिली है? तो यह मंदसौर अभिलेख से। ये आप सब याद रखिएगा। कश्मीर नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गढ़तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। कहाँ पे? कश्मीरी नवपाषाणी। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का प्रलेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ऐसा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? तो यह हो जाएगा यवन शासकों ने। कौन? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि संगीत प्रेमी कौन सा शासक था? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो बीड़ा बजाते हुए इसकी मुद्रा मिली है। अब देखिए, अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु से। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा या सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया अथवा जावा से स्थापित हुए। आप देखिए, जो प्रमुख अभिलेख है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, यह कलिंग राजा खारवेल इसके शासक थे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। अहौल अभिलेख पुलकेशन की। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोकवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख यह बंगाल शासक विजय सेन। मतलब ये अभिलेख किस शासक के समय में स्थापित हुए हैं, इसका आप मिलान देख लीजिए। यह कई बार प्रश्न बना हुआ है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। कई बार यही पूछता है कि इपिग्राफी टर्मिनोलॉजी किसके लिए प्रयोग होती है या किसके लिए होती है? अभिलेखों के लिए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ कहलाती है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अतः वह कौन शैली हो गई? वेसर शैली। यह वेसर शैली मध्य प्रदेश में अधिकतर मंदिरों का निर्माण इसी शैली के तहत हुआ है। और इसको चालुक्यों ने शुरू किया था। किसने किया था? चालुक्य राजवंशों ने किया था। याद रखिएगा, चालुक्य राजवंश। कौन किया था? चालुक्य राजवंशों ने किया था। तो जो उत्तर भारत में बनती है वह नागर शैली, जो दक्षिणों में बनती है द्रविड़ शैली, और दोनों का जो मिश्रण है वह बेसर शैली। तो इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, कई बार प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए, पंचायतन शब्द मंदिर रचनावली संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यह कई बार पूछा जा चुका है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारा सोल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है। और आप सब इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अब हम यूँ ही टॉपिक डालते रहेंगे और ये अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब लाइक अवश्य करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।